ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ दी खालसा टुडे ਦੇ दर्शकों ਨੂੰ नमस्कार सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हिंदुस्तान से नरेंद्र सिंह तोमर जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। उनके साथ हम बातें करेंगे कि जो पंजाब में जो एजिटेशन है, जो किसानों के जो इशू हैं उसके बारे में बात करेंगे। 3 बिलों में ऐसा क्या है कि लोग इतने परेशान हैं, किसान इतना परेशान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी लगातार इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में जितने अच्छे रिफॉर्म की आवश्यकता है जी और जो लंबे समय से विलंबित हो रहे थे किसी के दबाव में, प्रभाव में, लोभ लालच में, जी इन सबको सिलसिलेवार वो करने में सफल हों, इस दिशा में वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। जी हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है जी और एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो एक तौर से हिंदुस्तान की बैकबोन है। जी हम सब इस बात को महसूस करते हैं कि किसानी के क्षेत्र में जी निजी निवेश का इन 70-72 सालों में सर्वथा अभाव रहा है। जी अभाव रहने का कारण अनेक हैं, जी लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि कुछ कानूनी बंदिशें किसानों को जकड़े हुए थी। ओके इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कृषि के क्षेत्र में हमको कुछ बदलाव करना चाहिए ओके और कुछ नए कानून बनाने की आवश्यकता है, वो बनाना चाहिए। जी इसलिए कृषि उपज का व्यापार जी किसान स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, जी इसके लिए एक नया एक्ट बनाया। जी इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया हम्म, कि कोई भी किसान किसी भी स्थान से जी किसी भी स्थान के लिए जी किसी भी व्यक्ति को मनचाही कीमत पर अपने उत्पादन को मंडी पर के बाहर भी बेच सकता है। जी मंडी के प्रेमाइसिस के बाहर जो भी ट्रेड होगा उस पर कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। जी इस प्रकार के ट्रेड पर 3 दिन के अंदर किसान को भुगतान करने की गारंटी भी दी गई है। जी साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया गया इस बिल में कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जी ट्रेड के लिए खड़े हों, जिससे रोजगार का अवसर भी सृजित हो जी और गांव में बैठकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी किसान पूरे हिंदुस्तान में जी किस राज्य में उसके उत्पादन का जी आज वाजिब मूल्य मिल रहा है, जी वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल को बेच सके। जी इससे किसान को वाजिब दाम मिलने वाला है, जी किसान मंडी टैक्स से बचने वाला है, जी किसान को अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता मिलने वाली है जी और इससे निजी निवेश भी खेती के क्षेत्र में हो और नीचे गांव तक निजी निवेश पहुंचे, जी इसकी भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। जी मैं समझता हूं कि इस एक्ट में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसान के विरुद्ध जाती हो या किसान को नुकसान पहुंचाती हो। जी दूसरा एक्ट हम लोगों ने बनाया जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जब हम हिंदी में बोलते हैं जी तो खेती को ठेके पर देना, जी जी लेकिन सामान्य तौर पर जो हमारा एक्ट है जी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, वो वो जो आपका क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट है। जी इस एक्ट के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि कोई भी किसान जी
वह किसी भी प्रोसेसर के साथ, जी निर्यातक के साथ, व्यापारी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है जी अपनी फसल के लिए। जी सामान्य तौर पर जो छोटा किसान दूर दराज बैठा हुआ है, जी वो इसलिए कभी रिस्क नहीं ले पाता महंगी फसलों के लिए, जी क्योंकि वो कोशिश करके जी उत्पादन भी करे तो हम्म, उसको मार्केट का लिंक नहीं मिलता। जी तो इस एक्ट के माध्यम से हमारी कोशिश है कि किसान, एक्सपोर्टर, प्रोसेसर, व्यापारी, जी इनके बीच की जो दूरी है जी उस दूरी को हम पाट सकें। जी और इस एक्ट में हम लोगों ने प्रावधान किया है कि कोई भी प्रोसेसर जब किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा जी तो बुआई के समय ही जी उसको उसकी फसल का एक मिनिमम मूल्य तय करना होगा। जी ये मिनिमम मूल्य 2-3-4 सालों के फसल के जो भाव हैं उसमें जी से औसत करके निकाला जाएगा। जी साथ ही ये भी इसमें प्रावधान किया है कि जैसे उदाहरण के लिए जी हिमाचल का सेब है, हाँ जी अगर इस क्रॉप के लिए कोई कांटेक्ट करता है जी तो कांटेक्ट हुआ मान लो 25 रुपए किलो पर, जी और जब फसल आई तो उस समय फसल की कीमत 50 रुपया किलो है। जी तो कांट्रैक्ट के समय ये तय किया जाएगा कि अगर इस फसल का भाव इतना प्रतिशत बढ़ेगा जी तो उसका इतना प्रतिशत बोनस के रूप में किसान को भी दिया जाएगा। ओके तो किसान को मिनिमम मूल्य की गारंटी नंबर 1, हाँ जी बुआई से पहले नंबर 2, जी और अगर फसल आने पर मूल्य बढ़ेगा तो उसका भी एक हिस्सा किसान को मिलेगा, जी जो निश्चित रूप से किसान की आमदनी को बढ़ाएगा। जी दूसरा, जब प्रोसेसर से या एक्सपोर्टर से जी किसान का एग्रीमेंट होगा जी तो जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं जी किसानी के मामले में, जी किसान उसका उपयोग कर सकेगा, जी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेगा, जी अच्छा पेस्टिसाइड, अच्छे फर्टिलाइजर का यूज कर सकेगा, ठीक कम पानी में खेती कर सकेगा, जी और वैश्विक मानकों के अनुसार जो खेती होगी जी तो उसके उत्पादन का उसको अधिक मूल्य मिल सकेगा। ठीक सामान्य तौर पर ये कहा जाता है कि इसमें बड़े लोग आएंगे और वो खेती पर कब्जा कर लेंगे। तो जी जैसा मैंने पहले बताया कि ये फॉर्म का एग्रीमेंट नहीं है, ये क्रॉप का ही एग्रीमेंट है। ओके और इस कानून में हमने ये प्रावधान किया है जी कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी किसान के भूमि से संबंधित लीज, ठेका हम्म, इत्यादि कोई भी लिखा पढ़ी इस जी कानून के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। ओके दूसरा, हम्म, यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसान और प्रोसेसर के बीच में कोई विवाद होता है जी तो इस विवाद से किसान तो निकल सकता है जी एग्रीमेंट के बाद भी, जी लेकिन प्रोसेसर तब तक नहीं निकल सकता जब तक हुआ भुगतान वो किसान को नहीं दे दे। ओके विवाद की स्थिति में हम लोगों ने इसमें ये तय किया कि विवाद एसडीएम तक जाएगा। ओके एसडीएम दोनों पक्षों को बुला के एक सुलह बोर्ड बनाएगा। ओके वो सुलह बोर्ड आपस में बातचीत करके कुछ रास्ता निकालता है तो ठीक है, ठीक अगर नहीं निकालता तो फिर प्रकरण एसडीएम के पास आएगा। जी एसडीएम को हमने कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर उसको इस मामले पर निर्णय देना पड़ेगा। जी इस निर्णय में जब एसडीएम निर्णय देगा जी और मान लो किसान की गलती है जी तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली हो सकती है जो आदान के रूप में उसने प्रोसेसर या एक्सपोर्टर से प्राप्त की है। ठीक
उससे ज़्यादा वसूली या उस पैसे पर कोई ब्याज की वसूली का आदेश एसडीएम नहीं दे सकेगा। दूसरा, जो वसूली की बात अगर किसान के पास आएगी तो किसान की जमीन के विरुद्ध वो वसूली नहीं की जा सकती। ठीक। ऐसा नहीं होगा कि भाई किसान को 100 रुपये देना है, तो अब किसान आज नहीं दे रहा है तो उसकी ज़मीन को ऑक्शन करके दे दें, तो उसकी ज़मीन के विरुद्ध कोई वसूली नहीं की जा सकती। ठीक। दूसरी तरफ ये भी प्रावधान किया है कि प्रोसेसर की अगर गलती है तो जो एग्रीमेंट में उसने रकम लिखी है वो रकम तो उसको पूरी चुकाना ही पड़ेगी, लेकिन एसडीएम % तक का जुर्माना भी कर सकता है। इससे किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। प्रोसेसर और किसान के बीच में जो दूरी बनी हुई है वो दूरी कम होगी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट गांव तक पहुंचेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचेगा, इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और किसान को भी फायदा होगा। तीसरा एक एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का है विषय है, उसमें संशोधन का। आपको मालूम है ये 1955 में बना था। उस समय हमारे देश में खाद्यान्न का अभाव था। आज हमारा खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस है। और हर साल बड़ी मात्रा में जो खाद्यान्न है वो बरसात से भीगकर या इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण बर्बाद होता है, उससे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में संशोधन करके खाद्य वस्तुओं को हमने बाहर निकाला है, लेकिन आपात स्थिति में सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास रखे गए, जिससे कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए कि ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए तो केंद्र सरकार इस कानून का उपयोग कर सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर ये कोशिश की गई है कि एक व्यापारी अगर उसकी स्टॉक सीमा 100 कुंटल की है, लेकिन उसकी खरीद करने की क्षमता 1000 कुंटल की है, लेकिन उसकी स्टॉक की सीमा 100 कुंटल की है, इसलिए वो 100 कुंटल माल ही खरीदता है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी 100 कुंटल का है। लेकिन इस संशोधन के बाद अगर उसकी क्षमता 1000 कुंटल खरीदने की है तो 1000 कुंटल की खरीद कर सकता है। जब करेगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार तो है नहीं कि माल बर्बाद भी होता रहे और देखता रहे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो निजी निवेश इससे बढ़ेगा। आज खाद्यान्न का अभाव नहीं है, हमारे पास सरप्लस सब चीज़ है, दलहन में, तिलहन में, अनाज में, चावल में, सब चीज़ों में। तो ऐसी स्थिति में जमाखोरी और कालाबाजारी का कोई सवाल उठता नहीं है। दूसरा, ये जो तीनों एक्ट हैं, ये तीनों एक्ट के बारे में स्वामीनाथन साहब ने जब अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो स्वामीनाथन साहब ने भी कहा था कि ये रिफॉर्म सरकार ने करने चाहिए। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया था तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम मंडी कानून को बदल देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे और एपीएमसी का जो टैक्स है उसको हम 0 कर देंगे, संविदा खेती को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसके लिए हम कानून बनाएंगे और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को हम समाप्त कर देंगे। पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव 17 में हुआ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जो मैनिफेस्टो बनाया गया, उस मैनिफेस्टो में भी इन तीनों प्रकार के कानून बनाए जाएं, इसका उल्लेख कांग्रेस पार्टी ने किया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे। शरद पवार साहब कृषि मंत्री रहते हुए इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे। और आज जब मोदी सरकार ने हिम्मत करके ये रिफॉर्म कर दिया तो ये लोग राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक्ट ट्रेड का है, क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट का है, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है। एमएसपी का इस एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है
ओके। इससे पहले भी कांग्रेस की बरसों तक सरकार रही, ओके। कांग्रेस की सरकार ने कभी का अंग नहीं बनाया। ठीक है। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बिल्कुल। आपने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस अगर आएगी तो इसको कानून में डालेगी। ये ठीक। भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है, और जी। प्रशासनिक निर्णय है और आने वाले कल में भी रहेगा। आप यूट्यूब पर जी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई उठाकर देखो, अच्छा। एक भी कांग्रेस के सदस्य ने ये नहीं कहा कि इस बिल के इस प्रावधान का मैं विरोध करता हूं। जी। सिर्फ राजनीतिक बातें ही की, जी। और राजनीतिक बातें करके ही इस बिल के बारे में जी। लोगों को गुमराह करने की एक असफल कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो रही है, जी। जिसमें वो सफल होने वाले नहीं है। ठेके पे जो खेती होएगी, वो कहते हैं उस पे लोन भी ले सकते हैं, किसान पे जमीन पे लोन भी ले सकते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी। भूमि का मालिक भी किसान होगा, जी। फसल का मालिक भी किसान होगा। जी। फसल जब किसान बेच देगा जी। तभी प्रोसेसर उसका मालिक हो सकता है। जी। किसान की भूमि पर किसी प्रकार का भी कोई अधिकार किसी कॉरपोरेट जगत के किसी व्यक्ति का कभी नहीं हो सकता। जी। और कानून में भी हमने ये प्रावधान कर दिया है कि इसकी गुंजाइश भी नहीं है, अगर कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। कि हम्म। कुल मिला के जब तक किसी भी अधिनियम जी। को हम राजनीतिक चश्मा लगाकर देखेंगे जी। तो सिर्फ सियासत होगी, और जी। जब किसान का चश्मा लगाकर देखेंगे तो जी। कृषि का सुधार दिखाई देगा। जी। राजनीतिक दल जो पंजाब में काम कर रहे हैं, जी। वो इन अधिनियमों पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जी। अब सियासत करना उनकी मजबूरी भी हो सकती है, बाध्यता भी हो सकती है, जी। और शायद वो अपना कर्तव्य भी समझ रहे होंगे। लेकिन मैं तो राजनीतिक दल के नेताओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि जी। वो रिफॉर्म पर, हर प्रावधान पर चर्चा करें। हम दिल्ली में उनके साथ चर्चा करने को तैयार हैं। अगर एक भी प्रावधान किसान के विरुद्ध जाता है, किसान को नुकसान देता है, तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। लेकिन सारे जो प्रावधान हैं वो किसान के फायदे के हैं, इसलिए तो पूरे हिंदुस्तान में कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा। जी। सिर्फ कुछ यूनियन है और कांग्रेस पार्टी है, इसके जी। अलावा कोई आंदोलन कहीं नहीं हो रहा है हिंदुस्तान। जब वो बाहर से कोई भी कॉरपोरेट हाउस जाता है, ठीक है, अगर वो कॉरपोरेट हाउस को कल को कोई भी, मैं जहां से कोई इन्वेस्टर लेकर जाऊं, अगर उसकी प्रॉपर्टी वो सेफ नहीं होएगी, तो वहां उस स्टेट में कोई भी कॉरपोरेट हाउस इन्वेस्ट क्यों करेगा? नहीं, आपकी ये बात सही है। कुल मिला के हमारे यहाँ जी। जो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ जी। उसके पीछे बहुत सारी कानूनी बंदिशें थी। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार हर क्षेत्र में रिफॉर्म करके जी। निवेश के रास्ते खोले हैं, जी। और कृषि के क्षेत्र में जी। निजी निवेश हो सके, जी। इसके लिए जो कानून बनाने थे वो कानून भी बनाए हैं, जी। जो बदलने थे वो बदले भी हैं। जी। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो किसानों के लिए एमएसपी को 1.5 गुना उन्होंने किया है। जी। यूपीए सरकार के समय में जितनी खरीद होती थी जी। उससे दुगनी खरीद सरकार के द्वारा गेहूं और धान की, तलन और तिलहन की जा रही है। जी। साथ ही साथ हम लोग देश में 10,000 एफपीओ बना रहे हैं। जी। 10,000 एफपीओ को खड़ा करने के लिए 6,850 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करने वाले हैं। जी। साथ ही कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं, उन जी। गैप्स को भरने के लिए जी। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोगों ने बनाया है, जी। जिसका लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। लोगों को लोन डिस्पर्स भी होने लगा है। जी। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जी। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जी। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जी। एक तरफ हम लोग एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम्म। दूसरी तरफ हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर साल 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकाल कर जी। किसान की जेब में भेजने का काम कर रहे हैं। जी। एफपीओ बनाकर उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एफपीओ बनाकर वो सामूहिक रूप से खेती कर सके,
और जी उसकी लागत भी कम हो सके। तो जी लगातार मोदी सरकार इस दिशा में रिफॉर्म एक के बाद एक करती जा रही है, जी। और मुझे लगता है ये रिफॉर्म जो हम्म, है एफडीआई को भी आकर्षित करेंगे, ये ओके। रिफॉर्म निवेश को भी आकर्षित करेंगे, ये रिफॉर्म किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करेंगे और जी। किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सकेगा। सिचुएशन है, किसानों ने काफी, किसान यूनियन ने काफी एग्रेसिव स्टैंड लिया हुआ है। उसको डिफ्यूज करने के लिए आप कोई कोशिश कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई कोशिश हो रही है? उनके जी, साथ कोई डायलॉग हो रहा है या होएगा हम आगे? हम हम लोगों ने 2 बार उनको निमंत्रण भेजा, जी और एक बार वो आए, जी उनसे बातचीत हुई, जी और बातचीत का सिलसिला लगभग जारी है। जी। और जब भी हमारी तरफ से किसानों से चर्चा के लिए पूरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सुखी जी, बहुत धन्यवाद।